टैक्स। टैक्स ये स्टूडेंट का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आई थिंक 80% ऑफ द स्टूडेंट को डर लगता है, और इस डर के कारण उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि क्या क्वेश्चन सेक्शंस को कोड करना क्या इंपॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज को बाय डिफॉल्ट प्रोफेशनल रखना जरूरी होता है, क्या लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए टेक्स्ट में लिखने के लिए, फॉर्मेट्स क्या होते हैं, हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है, टोटल इनकम का क्वेश्चन जो होता है आपका फर्स्ट होता है उसको पहले अटेम्प्ट करना होता है, लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है तो कैसे करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए मैं अपने आंसर शीट का रिव्यू देने जा रही हूँ। देखिए मेरे आंसर शीट जो है ना, तो मैं कोई AIR 1 हूँ नहीं, मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ जिसका 90% अबव मार्क्स आए हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और एक एवरेज स्टूडेंट का आंसर शीट देखने से आपको ये फायदा होगा क्योंकि AIR 1 के और जिसके 90 अबव मार्क्स है उनके आंसर शीट बहुत मिलेंगे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हर सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, बट एक एवरेज स्टूडेंट के आंसर शीट शायद ही कोई अपलोड करता होगा, शायद ही कोई शेयर करता होगा। तो इस आंसर शीट का आप देखिए, आप ये देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी गलती होती है जो एवरेज स्टूडेंट करता है जो AIR नहीं करता है। एंड दूसरी चीज़, क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जिनको फॉलो करके एटलीस्ट पास हो सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं कि वो पासिंग परसेंटेज भी नहीं ला पाते हैं, उनके लिए पास होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इस आंसर शीट को देखिए, जितने भी डाउट है क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन कौन से रूल्स प्रोसीजर को फॉलो करने हैं एटलीस्ट फॉर पासिंग परसेंटेज। एंड अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करते हो, इससे आपको अगर 1% को सीखने को मिलता है ना, मेक श्योर यू लाइक वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना इनकम टैक्स देखेंगे। सो लेट मी जस्ट ज़ूम इट। ये मेरा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का आंसर शीट है। टोटल 42 मार्क्स का था, जिसमें से मैंने सिर्फ 25.5 स्कोर किया। आप मेरा टैक्स का पेपर देखने से पहले आपको कुछ डायग्राम समझाना चाहूँगी। देखिए मैंने बना रखा पहले से। ये देखो, आपका जो टैक्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है पूरा, जिसमें से डायरेक्ट आपका 60 मार्क्स का होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका 40 मार्क्स का होता है। आपके 30% जो होता है वो MCQ होता है, मीन्स 60 में से जो है वो 30% MCQ, मतलब 80 मार्क्स का आपका MCQ होता है और 42 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है 40 मार्क्स का होता है, उसका 30% आपका 12 हो जाता है। तो 12 जो है वो आपका MCQ होता है, 28 मार्क्स आपका तो थ्योरी हो जाता है। मतलब ये पूरा जो टोटल मिला के आपका 30 मार्क्स का MCQ हो जाता है। फिर मैं अपना डायग्राम जो आपको समझाऊँ, ये कुछ ऐसा है। मैंने टोटल मार्क्स 54 स्कोर किया था, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स में 25.5 आया, इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने सिर्फ 28 में से 6 मार्क्स मैंने स्कोर किया था, जो कि टोटल मिला के आपका 31.5 होता है, जो थ्योरी मैंने स्कोर किया। और उसको और 54 मैंने टोटल इसमें से माइनस कर दो, मतलब MCQ में मैंने 22.5 स्कोर किया है। तो ये ऐसा कुछ मेरे मार्क्स है, ऐसे करके कुछ मार्क्स है। तो अब चलिए आंसर शीट देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकम टैक्स आंसर शीट से शुरू करते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ 25.5 मार्क्स स्कोर किया है। ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आपको फिल करनी पड़ती है। फिर ये तो कुछ ये पैराग्राफ, ये जो डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले मैंने 2A शुरू किया था, जिसमें यस नो में आंसर देना होगा। तो स्टेप 1 में मुझे 2 मार्क्स मिले हैं, स्टेप 1 में 2 मार्क्स मिले हैं, 2A में मुझे पूरे 2 मार्क्स मिले हैं। 2B में वो आपका इनकम डिवाइड वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपका पक्का होता है, वो आना ही होता है, जिसमें आपको इनकम डिवाइड करना पड़ता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इन तीनों में आपको इनकम डिवाइड करनी पड़ती है। तो इसमें बस 2 ही दिया था, तो मैंने 2 में डिवाइड किया था, क्योंकि 2 में ही पूछा था, जिसमें मुझे 4 मार्क्स मिले हैं। स्टेप 1 में 2 मार्क्स मिले और इतना ही था। 2B में मेरे को 4 मार्क्स मिले हैं। 2C में मैंने 2 सबसे पहले इसलिए किया क्योंकि मेरे को 2 अच्छे से आता था। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लैंग्वेज चेक कीजिए कि क्या बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सेक्शन याद है तो लिखिए, अगर आपको 1% भी डाउट है तो आप सेक्शन मत लिखिए। ये सेक्शन मुझे याद था, ये TDS का क्वेश्चन है तो मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे याद था। आप ये लैंग्वेज देख लीजिए कि लैंग्वेज क्या हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं, एकदम सिंपल सी है। जो आता था मुझे, जितना समझ में आता था बस मैंने उतना लिखा और कुछ भी नहीं। तो C में मुझे कंक्लूजन, आप हमेशा जो है ना कंक्लूजन, ऐसे कंक्लूजन लिख के आप कंक्लूजन दे दीजिए जो लाइन में। तो 2C में स्टेप 1 मेरे को 3.5 मार्क्स मिले हैं। 2C में ये थर्ड पॉइंट है, जिसमें स्टेप 2 है, मुझे 1 मार्क्स मिले हैं। पूरे सेकंड क्वेश्चन में ना मुझे 10.5 मार्क्स मिले। मेजर मार्क्स जो है मेरा 2 से ही कवर हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन मुझे पहले आता था मैंने वो कर दिया। एक चीज़ और है जो मैंने ऑडिट में भी बताया था कि जो आंसर्स आप ऐसे लिखते हैं ना, ये डब्बे में बॉक्स में करके लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्जाम जो चैप्टर जो होता है ना उसको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो, ढूंढना ना पड़े आंसर किसका है। फिर आपका ये कैपिटल गेन से क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था, ये भी मुझे अच्छा चैप्टर लगता था। वैसे टोटल इनकम वाला मुझे अच्छा, थोड़ा PGP वाला अच्छा नहीं लगता था, बाकी सारे चैप्टर ठीक ही लगते थे। कैपिटल गेन में से मैंने सिर्फ स्टेप 1 में 1 मार्क्स स्कोर किया है। फिर ये सेकंड पॉइंट आ जाता है, जिसमें मैंने 3A में पूरे 1 मार्क्स स्कोर किया। फिर आपका ये टोटल इनकम वाला क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा लगता है और जो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, ये आप देख लीजिए कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। मैंने सबसे पहले लिखा ऊपर इनकम, सबसे मैंने ऊपर लिख दिया था इनकम अंडर हेड सैलरी। फिर मैंने ये सब कुछ नहीं लिखा था, ये मैंने जगह छोड़ दिया। फिर मैंने B करके इनकम अंडर हेड अदर सोर्स लिखा था, और फिर उसके बाद वर्किंग नोट पे आ गई थी मैं। हाँ, ये मुझे लगता है टोटल इनकम वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये जो छोटा वाला टोटल इनकम वाला होता है ना, वो होता है। इसमें मैं कोकी इतनी जल्दी कैसे आई, वो मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था। इसमें से 2 ही इनकम मुझे दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने सैलरी लिखा
और एक ये अदर सोर्स लिखा। उसके बाद मैं नीचे जगह छोड़ के वर्किंग नोट पे आ गई। वर्किंग नोट पे आने के बाद फिर जो जैसे आप ट्रांजेक्शन पढ़ते जाओ, जो ट्रांजेक्शन जहाँ जाती है वहाँ लिख लीजिए। ये मैंने अकाउंट्स में सीखा था, जब एनपीओ वाला चैप्टर जब मैं करती थी तब मैंने ये सीखा था कि आप पहले फॉर्मेट बना लीजिए, फिर एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ के जहाँ आ रहा है वो जो जहाँ आएगा उस हिसाब से आप उसको वहाँ पे फिट कर दीजिए बस। ये वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे बनाया और इसमें मुझे पूरे 4 मार्क्स मिले हैं। वेरी गुड। फिर 3C आ गया। ये कौन सा है? टैक्सेबल अमाउंट। मुझे टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना था। ये इनकम अंडर अदर सोर्स वाला है, जो कि मेरा एकदम सही है। आप ये लैंग्वेज देख लीजिए और मेरी राइटिंग को तो देखिए, मतलब राइटिंग कितनी बेकार है, इतनी बेकार है कोई सोच नहीं सकता, बट समझने लायक है। पता नहीं राइटिंग के मार्क्स काटे या नहीं काटे हैं, बट ऐसी राइटिंग को मुझे लगता है काट दिए होंगे, बट एनीवेज। फिर इनकम अंडर सैलरी वर्किंग नोट है। तो 3 में मुझे पूरे टोटल 8 मार्क्स मिले हैं। फिर आंसर 1 आता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और इसलिए मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया। ठीक है नहीं, आप टोटल इनकम वाले क्वेश्चन को ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले लिख दीजिए इनकम अंडर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, फिर इनकम अंडर अदर सोर्स, फिर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से ऊपर होना चाहिए था, बट मैं शायद भूल गई थी, मैंने नीचे लिख दिया था। फिर आप टोटल इनकम यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ पे आपको जो डिडक्शन है वो डिडक्शन दे दीजिए, फिर आपका नेट टोटल इनकम आ जाता है। आप ये फॉर्मेट पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद नीचे नोट्स दिखाते जाइए। नोट्स आप जब एक बार ये सब कुछ लिख लेते हैं, आप ये नोट्स लिख लेते हो, आपका जब एक बार फॉर्मेट रेडी हो जाता है, आप क्वेश्चन में जाइए, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन किस हेड को क्लिक करता है। जैसे कि मेरा जो पहला ट्रांजेक्शन था वो पीजीपीपी में से था, तो मैंने यहाँ पे नोट का सीक्वेंस मैंने सीक्वेंस नहीं रखा है। जैसे कि पीजीपीपी मेरा कौन सा नोट है, पीजीपीपी मेरा नोट 3 है, मैंने नोट 3 डाल दिया सीधा, क्योंकि अगर मैं पहले देखती कि इनका सैलरी की ट्रांजेक्शन कौन सी है तो मैंने कोई ना कोई ट्रांजेक्शन जरूर भूलती, तो मैंने पीजीपीपी का किया एज नोट 3 पीजीपीपी कर दिया। फिर आपका ये फिर नोट 2 आ गया, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का। ट्रांजेक्शन देखते जाइए और उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करते जाइए, आपका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं छूटेगा। जब लास्ट में हो जाए तो आप डिडक्शन दे दीजिए। आप नोट का प्रेफरेंस जो है वो आपने यहाँ पे दे ही रखा है, और जो नेट टोटल इनकम है यहाँ पे माइनस कर दिया। अगर आप यहीं पे सब कुछ कैलकुलेशन करते हैं ना तो वो बहुत ही अजीब सा हो जाता है और वो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ फॉर्मेट पहले बना लीजिए, नोट लिख लीजिए, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडेबल होता है, सीक्वेंस से होता है तो समझना थोड़ा ठीक अच्छा रहता है। ओके, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80E। फिर आपका नोट 5 आ गया, कैपिटल गेन आ गया। फिर मेरे को फर्स्ट में जो है 15 मार्क्स का शायद होता है, शायद यस शायद 15 मार्क्स का होता है, उसमें से मैंने 7 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, टोटल इनकम मैंने 7 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो चलिए अब रिजल्ट ओवरव्यू देखते हैं। ये देखने से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें भी ना मैंने ऑडिट की तरह ही किया, मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और जितना आता था मैंने उतना किया, बाकी सब भगवान भरोसे जितना मार्क्स मिलने थे वो तो मिले ही है। तो क्वेश्चन 1 जो 14 मार्क्स का था, आई वॉज रॉन्ग, 15 मार्क्स का नहीं था, 14 मार्क्स का था, जिसमें मैंने 7 मार्क्स स्कोर किया है। स्टेटस आपका मीडियम का है। सेकंड जो है आपका टोटल 14 मार्क्स का, जिसमें से मैंने 10.5 स्कोर किया है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी 14 मार्क्स का, जिसमें से मैंने 8 मार्क्स स्कोर किया है। आप स्टेप देख सकते हैं, 3A में 1 मार्क्स स्कोर किया, 4 में से 1। बी में मैंने 6 में से 4 स्कोर किया है। 4 में टोटल आपका 14 मार्क्स का था, मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि आपका एक ऑप्शन होता है, शायद मैंने 4 ही छोड़ा है। एंड दैट्स इट। ये मेरा इनकम टैक्स का आंसर शीट था। आपने देखा होगा मैंने कोई हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है। अगर मेरे को सेक्शन याद है तो मैंने कोट करे हैं, सेक्शन याद नहीं है तो मैंने कोट नहीं किए हैं। आंसर जब आप कोट करो तो उसके नंबर आप ऐसे टॉप में कोट कर सकते हो, वो प्रेजेंटेबल लगता है। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, एंड या राइटिंग आपकी अच्छी है तो आपको उसका बेनिफिट अलग से मिल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का परफॉर्मेंस मेरा बहुत ही बेकार है। 28 में से मैंने 6 मार्क्स स्कोर किया है। चलो कुछ तो स्कोर किया है ना, भगवान का शुक्र है, 0 मार्क्स नहीं है। तो सबसे पहले मैंने फिफ्थ आंसर को अटेम्प्ट किया है। देखिए आपको यहाँ पे लाल पेन ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। स्टेप 1 में मेरे को बिल्कुल मार्क्स नहीं मिले, 2 में मेरे को 1 मार्क्स मिले हैं, 3 में मेरे को कुछ मार्क्स नहीं मिले, 4 में 0.5 मार्क्स मिले। इसमें मैंने मार्क्स को कलेक्ट करने की कोशिश करी है, जितने मिल सकते थे मिल गए। 5 में मैंने पूरे 1.5 मार्क्स स्कोर किए हैं। आप इसमें भी लैंग्वेज देख सकते हैं, क्या मैंने कोई एडवांस लैंग्वेज यूज़ करी है, एडवांस शायद नहीं करी है, ये कुछ गलती जिस वजह से मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। वेल अगर आपके वर्ड्स भी उतने अच्छे, वर्ड्स की चॉइसिंग भी अच्छी है, बट आपका आंसर से गलत आ रहे हैं तो क्या ही फायदा फिर। ओके, फिर 7th A मैंने अटैम्प्ट किया ईवेबल, जिसमें मेरे को 0 मार्क्स मिले हैं। स्टेप 2 में ये सब तो गलत है, कंक्लूजन मेरा थोड़ा सही हो गया, तो 7A में 0.5 मार्क्स मिले हैं।
फिर 7B में आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ई वॉइस से क्वेश्चन आया था। स्टेप 1 में 1.5 मार्क्स मिले हैं, स्टेप 2 में 0.5 मार्क्स मिले हैं और 7B में टोटल मार्क्स मेरे को 2 मिले हैं। फिर 7C अटैम्प्ट किया था मैंने, ये ITC से रिलेटेड है कुछ, जो कि मेरा पूरा ही गलत था, कुछ भी नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं, ये देखिए मेरा पूरा ही गलत था, कुछ भी नहीं मिला मुझे। 7 मेरे को टोटल 7 में 2.5 मार्क्स मिले हैं, 2.5 मार्क्स। फिर मैंने ये 8th A शायद अटैम्प्ट करने की कोशिश करी थी, बट मुझे समझ में आ गया था मेरे पास की नहीं है ये। फिर मैंने 6B अटैम्प्ट किया, जिसमें मुझे थोड़े मार्क्स मिले, 0.5 मार्क्स मिले हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मैंने ऐसे क्या गलती करी है, क्या लैंग्वेज की गलती है, या मेरी राइटिंग की गलती है, या मेरा कॉन्सेप्ट ही गलत है जिस वजह से मेरे को मार्क्स नहीं मिले। तो 6 में मेरे को पूरे 2 मार्क्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा मिल गए, और बस दैट्स इट। इसमें शायद वो रिजल्ट ओवरव्यू नहीं होता है, आई थिंक नहीं होता है, यस आई एम राइट। इसमें वो नहीं है कि 1 मार्क्स फर्स्ट मार्क्स इतने मार्क्स आए, मैंने इतना अटैम्प्ट किया जैसे उसमें था, इसमें नहीं है। तो ये मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का आंसर शीट था, जिसमें मैंने 28 में से सिर्फ 6 मार्क्स स्कोर किए हैं, और मेरे को मार्क्स कहाँ से कैसे मिले हैं वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। सो दैट्स इट, आई होप it will helpful for you, and make sure you like it.